गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सभी ने सीएमए फाउंडेशन को क्लियर किया एंड नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट। हो सकता है यहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन से सीएमए इंटरमीडिएट को ज्वाइन किया है, तो मैं उन सभी को ग्रेजुएशन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक बात उन सारे स्टूडेंट को जो डायरेक्ट एंट्री से आए, उन सभी को ये कह देना चाहता हूँ कि जो भी सीएमए इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट है उनमें से ज़्यादातर सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखे होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, लॉ, ऑडिट, बहुत सारे सब्जेक्ट आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ रखे हो। बट जब आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो ये मानते हुए ज्वाइन करना, या फिर ये भी कह सकता हूँ कि मैं ये मानते हुए क्लास को यहाँ पर बैच लूँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर आपको कुछ आता है और मैं ये ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाऊँगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको आने लगेगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये माना जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता। फाउंडेशन वाले स्टूडेंट को तो वाकई में कुछ नहीं आता, उसके लिए तो एकदम नया सब्जेक्ट है। बट जो ग्रेजुएशन से डायरेक्ट एंट्री से स्टूडेंट आए, मैं ये मान रहा हूँ कि उनको कुछ नहीं आता, राइट। अच्छा, मैं जब छोटा था तो हमारे पास में एक इंग्लिश स्पीकिंग टीचर थे जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराते थे। तो वो 2 महीने में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कंप्लीट करा देते, ठीक है। और 2 महीने के 2,000 रुपये एक स्टूडेंट से चार्ज करते थे। एक स्टूडेंट 2 महीने और 2,000, राइट। एक स्टूडेंट उनके पास पहुंचा, उसने कहा कि सर, आप जो 2 महीने में कोर्स सिखाते हो, 2 महीने में जो सिखाते हो वो तो एकदम फ्रेश स्टूडेंट होता है, उसको बोलना सिखाते हो। हम तो घर में इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, मम्मी पापा भैया दीदी थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलते रहते हैं, थैंक्स वेलकम वगैरह करते रहते हैं, है ना। ऑफ कोर्स नॉट, ये वो ऐसा करते रहते हैं। तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, मैं एकदम फ्रेश नहीं हूँ, थोड़ा तो मुझे आता है, थोड़ा ही सिखाना है। तो जो स्टूडेंट जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको आप 2 महीने में तैयार कर देते हो, तो मेरे को तो 1 महीने ही लगेगा क्योंकि मुझे थोड़ा तो आता ही है। तो आपको पता है सर ने क्या बताया? वो टीचर बोले कि भाई ऐसा है कि तेरे को 2 महीने नहीं, तेरे को 4 महीने लगेंगे। वो स्टूडेंट परेशान, 4 महीने कैसे हो गए, मेरे को तो आता है कुछ। जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता उसको आप कह रहे हो 2 महीने में सिखा देंगे, और आप मुझे कह रहे हो 4 महीने में सिखाओगे, ऐसा कैसे हो गया? तो टीचर ने कहा कि जो पहले तुझे आता है, पहले तो उसको मुझे कोशिश करूंगा कि वो भूल जाए सब कुछ, क्योंकि जो तुझे आता है वो कुछ काम का नहीं। तो जो तुझे आता है पहले तो उसको भुलाना पड़ेगा, 2 महीने तो उसमें लगेंगे। और उसके बाद जो आना चाहिए उसके 2 महीने, तो 2 और 2 4 महीने लगेंगे। तो आपकी फीस भी 4,000 रुपये लगेगी। वो स्टूडेंट परेशान हो गया, वो कहे नहीं नहीं ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता। तो अब यहाँ पर जितने भी ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट बैठे हैं, क्या आपको कुछ आता है इस सब्जेक्ट के बारे में? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं आता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, ये मानते हुए मैं इस बैच को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ में 20 नंबर का एक थियोरी का सब्जेक्ट भी है। तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे और इस थियोरी के सब्जेक्ट को कंप्लीट करके बैच को एंड करेंगे। पूरे बैच का अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और थियोरी वाला पार्ट दोनों को, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 90 टू 100 आवर्स इस सब्जेक्ट में लगने वाले। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत फास्ट स्पीड से मैं नहीं पढ़ाने वाला। आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट में क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हम वहां से इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखिए जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चाहे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लो, चाहे आप मारुति की बात कर लो, ये जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, यहाँ पर जनरली ऐसा होता है कि अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स करने के लिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। उसी तरीके से फाइनेंस को मैनेज करने के लिए डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करता है, मतलब फाइनेंस को मैनेज करने का काम करता है। वो डिपार्टमेंट क्या काम करता है, अगर हमें ये समझ में आ जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके लिए आपको उस फाइनेंस डिपार्टमेंट के फंक्शन को ध्यान से समझना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के मेन 3 फंक्शन होते हैं। पहला मेन फंक्शन विच इज एक्विजिशन ऑफ फंड, फंड को एक्वायर करना। सबसे मेजर फंक्शन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता है वो है फंड को एक्वायर करना। सेकंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो फंड हमने एक्वायर किया है उसका यूज करना। एंड थर्ड, एनालिसिस। सबसे पहला और मेन फंक्शन है फंड को एक्वायर करना। एक बिजनेस के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एक बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो इसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, और आज के टाइम में तो कैपिटल भी कम नहीं चाहिए। 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, इतने बड़े बड़े बिजनेस का सेटअप होता है। अब ये बिजनेस जो 5000 करोड़, 2000 करोड़, ये अपने फंड को एक्वायर करते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं। इक्विटी शेयर है सबसे मेजर सोर्स, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, लोन है, जहां से हम हमारी कैपिटल को अरेंज करते हैं। कहां से कितना पैसा अरेंज करना है। अगर हम मान लो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है 100 करोड़, तो इस 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट को अरेंज कैसे करना है। इक्विटी शेयर से कितना अरेंज करना है, प्रेफरेंस शेयर से कितना अरेंज करना है, डिबेंचर से कितना अरेंज करना है, लोन से कितना अरेंज करना है, अलग अलग सोर्सेज का किस तरीके से यूज करना है, कितना यूज करना है, कौन से सोर्स का यूज नहीं करना है, जिससे कि हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, कंपनी की वैल्यू बढ़े। फंड को एक्वायर करना ये सबसे मेन काम होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। रिक्वायरमेंट, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट कितनी है उसको कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि जो फंड रिक्वायर्ड है उसका अरेंजमेंट कैसे करना है। एक्विजिशन ऑफ फंड से रिलेटेड हमें कुछ चैप्टर्स दे रखे। सबसे पहला चैप्टर हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये चैप्टर का नाम है, विच इज रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ फंड। सेकंड, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी एक चैप्टर का नाम है, विच इज रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ फंड। इसके बाद में बात आती है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड को कैसे यूटिलाइज करें।
कहाँ यूज़ करें, कितना यूज़ करें, जो फंड हमने एक्वायर किया है कौन से प्रोजेक्ट में फंड को इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है, स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना है, क्रेडिट डेटर्स में कितना इन्वेस्ट करना है, कैश में कितना इन्वेस्ट करना है, फिक्स्ड एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करना है, इन सब को डिसाइड करना, इट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इसके लिए हमें 3 चैप्टर दे रखे। फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दूसरा चैप्टर है कैपिटल बजटिंग और तीसरा चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी। तो 2 और 3 5 चैप्टर हो गए। इसके बाद में आती है एनालिसिस करना। जो फाइनेंस मैनेजर होता है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, वो एनालिसिस करने का भी काम करता है। और एनालिसिस से रिलेटेड हमें यहाँ पर 2 चैप्टर दे रखे। एक चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस, एक चैप्टर का नाम है लेवरेज एनालिसिस। अच्छा, एक चैप्टर और है यहाँ पर, और वो आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा, और उसका नाम है कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, जिसमें से शायद थोड़ा बहुत आपने कैश फ्लो स्कूल में पढ़ा होगा। हाँ, अभी बिल्कुल मैंने आपको कहा कि बिल्कुल पढ़ा हुआ 0 मान लिया जाए, करेक्ट करेक्ट। तो कैश फ्लो एंड फंड फ्लो एक और चैप्टर है। तो एनालिसिस में हमारे पास में टोटल 3 चैप्टर है। एक है रेशियो एनालिसिस, एक है लिवरेज एनालिसिस और एक है कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। तो टोटल हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मतलब फंक्शन ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमें उसी को पढ़ना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसी के बारे में ये सब्जेक्ट हमें दे रखा है। तो 2 चैप्टर है रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ फंड। वन इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वन इज कैपिटल स्ट्रक्चर। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड जिससे रिलेटेड हमारे पास 3 चैप्टर है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग और डिविडेंड पॉलिसी। और एनालिसिस से रिलेटेड हमारे पास 3 चैप्टर है। वन इज रेशियो एनालिसिस, सेकेंड इज लेवरेज एनालिसिस एंड थर्ड इज कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। तो ये सारे चैप्टर के जो प्रैक्टिकल्स है, हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि इन सारे चैप्टर में से थियोरी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हम ऐसा करेंगे कि पहले हम सारा प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे। जब प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ इन सारे चैप्टर की थियोरी का मैंने एक अलग से चैप्टर बना दिया, थियोरी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो थियोरी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक साथ पढ़ेंगे। फिर वो जो 20 नंबर का थियोरी का एक अलग से और सब्जेक्ट इसके साथ में दे रखा है, वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल चैप्टर सारे कवर करेंगे, फिर एफएम की थियोरी करेंगे और फिर वो 20 नंबर वाला थियोरी का सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, मैं एक एक चैप्टर से स्टार्ट करूंगा और आज ही हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आप लोगों के पास नोट्स होंगे, जिसने नोट्स नहीं लिए वो बिल्कुल नोट्स ले लें, क्योंकि पूरा का पूरा उस नोट्स के अंदर ही दे। जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, जो आपके पास नोट्स है मेरे, उसमें पिछले 15 से 20 साल के एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने पूछ रखे हैं, सीएमए इंटरमीडिएट में जो भी क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में से आ रखे हैं, वो सारे उसमें कवर है। प्लस और अच्छे क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में कवर नहीं होते हैं बट कहीं और आ रखे हैं, वो भी मैंने नोट्स में ले रखे हैं। प्लस मैंने इसमें मॉड्यूल के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो पिछले साल के पास्ट एग्ज़ाम में कवर नहीं होते हैं, वो भी मैंने नोट्स में लिए हुए। मतलब ये नोट्स के बाद आपको मॉड्यूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पिछले पास्ट एग्ज़ाम के पेपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपने इसको पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया तो आपके नंबर की भी कमी नहीं होगी इस सब्जेक्ट में, ठीक है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो स्कोरिंग अच्छी हो सकती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आपने अच्छा पेपर किया तो
मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आप इस सब्जेक्ट को तैयार करोगे, ठीक है। अच्छा, आपको रोज साथ में ये नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं वो लेकर आने, प्लस आपको रजिस्टर वो तो लेके आने ही है, 2 रजिस्टर डालने हैं आपको। एक रजिस्टर डालोगे क्लास के लिए, एक रजिस्टर डालोगे आप प्रैक्टिस के लिए। जो नोट्स है उसमें जो क्वेश्चंस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो जो क्वेश्चन क्लास में कराने वाले हैं और एक जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो दो रजिस्टर आपको मेंटेन करने हैं, एक क्लास के यहाँ के लिए और एक प्रैक्टिस के लिए जो आपको घर पे ही रखना है, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा वो आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे जाके। अच्छा, जो भी हर चैप्टर में जो नोट्स है उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें क्लास के क्वेश्चंस अलग है और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अलग है, और इतने क्वेश्चंस है कि आप खुद अगर आपने इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया तो एग्जाम का पेपर कहीं नहीं, आराम से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और बात, आप जब क्लास में हो और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी बिल्कुल ध्यान से सुने, जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप अपने मोबाइल को अपने पास में नहीं रखें। जैसे क्लास में लेकर आते हो तो वो आप अपने बैग में डाल दो, साइलेंट करो, बैग में डाल दो, जब बैच खत्म हो जाए तब एक साथ निकाल के मैसेज चेक कर लो, राइट। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है जो घर पे देख रहे हैं क्लासेस को, वो भी अपने पास में मोबाइल को नहीं रखें, साइलेंट करके कहीं और रख दें। जब क्लास पूरी ख़त्म हो जाए, जब आपका पढ़ना पूरा ख़त्म हो जाए उसके बाद ही आप मोबाइल को चेक करो, ठीक है। तो मोबाइल सबसे ज़्यादा आपके दिमाग का कंसंट्रेशन ख़त्म करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ लेवरेज एनालिसिस। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, ये जो 8 चैप्टर्स दे रखे हैं, ये 8 चैप्टर्स हम अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है वो 70 से 75-80 घंटे में हम कंप्लीट करेंगे, और फिर जो थियोरी वाला पार्ट है वो अप्रोक्सीमेटली अगर आप 20 आवर्स गिनो तो ऑलमोस्ट 100 आवर्स में हम इस पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि ये जो रेगुलर बैच है इसके अलावा फास्ट ट्रैक बैच भी आप लोगों को मिलेगा। वो फास्ट ट्रैक बैच में फटाफट से पूरा कोर्स रिवाइज किया हुआ है जो आपके एग्जाम के टाइम पर काम आएगा। अभी तो हम रेगुलर बैच पढ़ रहे हैं, पूरा कोर्स करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप घर पे जाके सॉल्व करोगे, ठीक है। बट एग्जाम के टाइम पे आप इतना सारा तो पढ़ नहीं पाओगे, तो आपको लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा। तो लिमिटेड पढ़ने के लिए एक और क्लास बनाई हुई है, वो है फास्ट ट्रैक बैच, मतलब फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो वो फास्ट ट्रैक रिवीजन आपको अवेलेबल हो जाएगा। उस समय आपको केवल कुछ क्वेश्चन का ही रिवीजन करना है, कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करना है, जिससे पूरे मतलब जैसे जो चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट कवर हो जाए और आपको सारे क्वेश्चन भी उस समय नहीं करने पड़े, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक भी आपको मिल जाएगा। अभी हम करेंगे इसको रेगुलर। सबसे फर्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेवरेज एनालिसिस। सबसे पहले छोटा चैप्टर लेंगे, लेवरेज छोटा चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी छोटा है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी छोटा चैप्टर है, डिविडेंड पॉलिसी भी छोटा चैप्टर है। बट ये जो वर्किंग कैपिटल है, कैपिटल बजटिंग है, ये थोड़े बड़े चैप्टर है। और ये जो कैश फ्लो एंड फंड फ्लो है, रेशियो एनालिसिस है, ये ज़्यादा बड़े भी नहीं है ज़्यादा छोटे भी नहीं है, एवरेज चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छोटे चैप्टर से, और वो है लेवरेज एनालिसिस। लेवरेज एनालिसिस, लेवरेज एनालिसिस, आप चैप्टर का नाम लिखिए। सबसे पहले हम स्टार्ट ही करेंगे, और अगर आप नोट्स देखोगे तो नोट्स में भी आपको सबसे पहले इसी चैप्टर के बारे में दे रखा है, लेवरेज एनालिसिस, ठीक है। नोट्स में भी फर्स्ट चैप्टर लेवरेज का ही है। क्या दे रखा है हमें लेवरेज में और क्या करना है,
बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है। जब एक पर्सन इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए, आप कहोगे कहाँ से आए, कहाँ से आए। मान लेते हैं कि आप जब छोटे थे तो आपने एक छोटा सा गुल्लक घर वालों ने गिफ्ट किया था, तो आप उसमें पैसे डालते गए डालते गए डालते गए। कभी किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 200 रुपये दिए, किसी ने 500 रुपये दिए, किसी ने 50 रुपये दिए, किसी ने 10 रुपये दिए। बड़ा गुल्लक था, बड़ा गुल्लक था, ठीक है। तो आप उसमें रुपए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए। आज जब आप बड़े हो गए हो तो आपने सोचा कि क्यों ना गुल्लक को तोड़ दिया जाए। इतनी सालों से जो मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, देखे तो सही कितना हो गया। आपने उस गुल्लक को तोड़ दिया, और गुल्लक को तोड़ने के बाद रुपए काउंट किए, तो रुपए थे 5 लाख। आपको भी लग नहीं रहा होगा कि इतने रुपए कहाँ से आए, थे, बिल्कुल थे। कितने रुपए थे, 5 लाख रुपए थे। अब आप तो पढ़ाई कर रहे हो, अब बताओ मुझे कि उस 5 लाख रुपए का आप क्या करोगे, उस 5 लाख रुपए का क्या करोगे। ये मत कहना कि सर आपको उधार ला के दे देंगे। 5 लाख रुपए का क्या करोगे, वैसे आप उधार ला के दो तो मैं ले लूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। आप उस 5 लाख रुपए का क्या करोगे, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दोगे, वेरी गुड। और प्लॉट खरीद लोगे, जमीन खरीद लोगे 5 लाख रुपए में, ठीक है, ओके। और 5 लाख रुपए का क्या करोगे, म्यूचुअल फंड में डाल दोगे, गुड। और कोई, क्या क्रिकेट के सट्टे में लगा दोगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कोई, और क्या करेगा कोई, ड्रीम्स 11 में टीम बनाएगा, गुड। और 5 लाख रुपए का क्या करोगे, 5 लाख रुपए का शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है, गुड। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो ये तो फिक्स है कि आप उसको अपने घर पे पड़ा नहीं रखोगे, क्योंकि घर पे अगर आप 5 लाख रुपए को पड़ा रखते हो तो उस पर कोई रिटर्न तो नहीं मिलेगा। वो 5 लाख रुपए 1 साल बाद भी 5 लाख ही रहेंगे। तो आप उसको इन्वेस्ट करोगे, ऐसा इन्वेस्ट करोगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न मिल जाए, है ना। मान लेते हैं कि हम ये रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, 5 लाख रुपए जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। शेयर मार्केट में मतलब शेयर्स खरीदेंगे। अब यहां पर बात आती है, शेयर्स खरीदेंगे मगर कौन सी कंपनी के, यहां तो बहुत सारी कंपनी है। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता है आपको, थोड़ा बहुत पता है, शेयर्स मार्केट में अगर जाओगे तो बहुत सारी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति का शेयर है, हीरो कंपनी का शेयर है, एसबीआई का शेयर है, एचडीएफसी का शेयर है, आईसीआईसी बैंक का शेयर है, इन्फोसिस का शेयर है, विप्रो का शेयर है, टीसीएस का शेयर है, टाटा मोटर्स का शेयर है, खूब है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर है, खूब है। आपको इन्वेस्ट करने हैं 5 लाख रुपए, तो आप कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करोगे, कैसे डिसाइड करेंगे। हमें 5 लाख इन्वेस्ट करना है, अब ये 5 लाख रुपए हमें कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना है, ये कैसे पता करें। देखो, हमारा इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या, प्रॉफिट कमाना, दिखती बात है, इसीलिए तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज तो अगर प्रॉफिट ही नहीं होता हो तो 5 लाख रुपए हम घर पे ही रखेंगे, रोज सुबह उठ के देखेंगे तो सही कि अच्छा मेरे पास 5 लाख रुपए, मन खुश हुआ, सही, करेक्ट ना। हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, जिससे कि 5 लाख रुपए जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको उस पर रिटर्न मिलेगा। अब आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, या फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे जहां पर कम से कम रिटर्न मिले। ऑब्वियस है, जहां ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। तो हम ऐसी कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, 5 के 10 हो जाए एक साल में, या 5 के 50 लाख हो जाए एक साल में, ऐसा कि 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए, डबल हो जाए, मतलब जो भी है, राइट। तो हम जब इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में तो ऐसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने का सोचेंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, जहां से ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है
ऐसी कंपनी के शेयर खरीदो। मतलब इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करने का सबसे मेन क्राइटेरिया जो है वो है रिटर्न। जहां ज्यादा रिटर्न वहां पैसा इन्वेस्ट कर दो, करेक्ट। बट ऐसा नहीं होता है कि जहां ज्यादा रिटर्न मिले वहां इन्वेस्ट कर दो। हाँ, ऐसा इन्वेस्टर हो सकता है, ऐसे इन्वेस्टर भी होते हैं जो जहां ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है वहां इन्वेस्ट कर दे। बट मैक्सिमम इन्वेस्टर ऐसा नहीं सोचते। बहुत कम इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि जहां ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है वहां इन्वेस्ट कर दो। मैक्सिमम इन्वेस्टर केवल प्रॉफिट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं करते। एक और क्राइटेरिया होता है जिसको कंसीडर किया जाता है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड दिस फैक्टर इज कॉल्ड रिस्क। ये फैक्टर होता है जिसको कहते हैं हम रिस्क। अब आप इसको ऐसे सोचो कि मान लो आपके पास 5 लाख रुपए है और आप उस 5 लाख रुपए को बैंक में एफडी करा दो, फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट पर बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6-7%, 7% पर एनम, राइट। अब अगर आप इस पैसे को बैंक में एफडी नहीं कराओ और किसी जान पहचान वाले को जिसको पैसों की जरूरत है आप उसको पैसे उधार दे दो, आपको क्या लगता है वो आराम से आपको 12-13% दे सकता है, डबल दे देगा। कि आपको बैंक से कितना मिलेगा? 7%। मैं 15% दे दूंगा, 18% दे दूंगा। मैं आपको बता दूं यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20-22% पे भी पैसे लेने को तैयार है। क्या आप उनको अपने पैसे दे दोगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा दे रहा है ना? ऐसा करोगे क्या? ज्यादा रिटर्न देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पैसे दे दोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो ज्यादा रिटर्न दे रहा है वहां रिस्क है, जो कम रिटर्न दे रहा है वहां कम रिस्क है। बैंक में एफडी करा दो, कितना सेफ है, आपको सोचने की जरूरत नहीं। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए या पीएनबी में गए या एचडीएफसी में गए, जो भी है, आप गए, आपने पैसे की एफडी कराई और आप फ्री है एकदम, मेंटली आप फ्री, क्योंकि आपको पता है कि पैसा डूबेगा नहीं। रिस्क फ्री आपको 7% मिल रहा है। अगर कहीं और दूं, किसी जान पहचान वाले को दूं, श्योर है ज्यादा मिल सकता है, 13, 14, 15%, 18%, 20%, 22% तक भी मिल सकता है। बट वहां रिस्क है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा ये नहीं पता। पैसा देना तो आसान है, पैसा ले भी लेगा वो फटाफट से, मगर वो वापस देगा और ब्याज सहित देगा इसके चांसेस कम है। आपको भी पता है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, मगर बैंक में तो पैसा आएगा ही आएगा। तो आप केवल रिटर्न के बेस पर ऐसा नहीं सोचते कि जहां ज्यादा रिटर्न मिले वहां पैसा इन्वेस्ट कर दो। अगर ऐसा होता तो कोई भी बैंक में एफडी नहीं कराता, हर कोई पैसे किसी को उधार देते ही घूमता कि मैं इसको दिया, इसको दिया, उसको दिया, इसको दिया। वहां से 15 मिल रहा है, वहां से 18 मिल रहा है, वहां से 25 मिल रहा है, वहां से 40 मिल रहा है, मजा आ गया, है ना? तो केवल रिटर्न के बेस पर आप ये डिसाइड नहीं करते कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। एक और फैक्टर होता है जिसको हमें कंसीडर करना पड़ता है और उस फैक्टर को हम कहते हैं रिस्क। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। मतलब आप केवल रिटर्न को देखते हुए इन्वेस्ट नहीं करते, आप साथ में ये भी देखते हो कि यहाँ मैं जहाँ मैं पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ वहाँ रिटर्न तो कितना मिलेगा ये तो ठीक है, मगर वहाँ रिस्क कितनी है, क्या पैसा डूब सकता है, उसके चांसेस क्या है, इनकम मिलेगी उसके चांसेस क्या है, ये तो देखो। तो आपको रिटर्न भी देखना है और आपको रिस्क भी देखनी है, करेक्ट। अब अपन ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का सोचा है और आपने 5 कंपनी के शेयर अलग किए हैं कि मुझे इन पांचों में से किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मान लो एक कंपनी हमने ले ली रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक हमने ले लिया मान लो एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एक हमने ले लिया मान लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। एक हमने ले लिया मान लो टाटा मोटर्स। एक हमने ले लिया मान लेते हैं इन्फोसिस
ये 5 कंपनी हमने निकाली है। हमें इन्वेस्ट तो एक ही कंपनी में करना है, पांचों में नहीं करना है, एक कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है मान लो। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है? हम कमाना भी जोरदार चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, इन्वेस्टर क्या चाहता है? इन्वेस्टर चाहता है कि प्रॉफिट जोरदार होना चाहिए, बट वो साथ में ये भी चाहता है कि रिस्क भी मिनिमम होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम रिटर्न मिनिमम रिस्क, ये होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कौन सी कंपनी के शेयर आपको खरीदने हैं? आप सबसे पहले तो ये चेक करोगे कि कहां से कितना रिटर्न मिल सकता है। रिटर्न का मतलब प्रॉफिट, कहां से कितना रिटर्न मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर शेयर खरीदे जाए तो कितना रिटर्न मिल सकता है, HDFC के शेयर खरीदे जाए तो कितना रिटर्न मिल सकता है, HUL में कितना, टाटा मोटर्स में कितना, इन्फोसिस में कितना। ठीक है, बट क्या केवल रिटर्न को देखते हुए आप इन्वेस्ट कर दोगे? जैसे मान लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदा जाए तो आपने ऐसा कैलकुलेट किया है कि 25% रिटर्न मिल सकता है, HDFC में 18% का रिटर्न मिल सकता है, HUL में 15% का रिटर्न मिल सकता है, टाटा मोटर्स में 30% का रिटर्न मिल सकता है, इन्फोसिस में 22% का रिटर्न मिल सकता है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? टाटा मोटर्स। खरीद लो टाटा मोटर्स के शेयर। ऐसा करोगे क्या? नहीं। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न तो ठीक है, ओके, अब आप ये बताओ कि इन कंपनी में रिस्क कितनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में रिस्क कितनी है, HDFC में रिस्क कितनी है, HUL में रिस्क कितनी है, टाटा मोटर्स में रिस्क कितनी है, इन्फोसिस में रिस्क कितनी है। रिस्क और रिटर्न दोनों को कंपेयर करेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे कि हमें हमारे जो 5 लाख रुपए जो हमने बचपन से इकट्ठे किए उसको कहाँ इन्वेस्ट करें। करेक्ट ना? अब यहां पर एक दिक्कत आ गई, ये रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिस्क को कैलकुलेट किए बिना हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमें रिस्क को कैलकुलेट करनी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में रिस्क कितनी है, HDFC में रिस्क कितनी है, HUL में रिस्क कितनी है, टाटा मोटर्स में रिस्क कितनी है, इन्फोसिस में रिस्क कितनी है। हमें रिस्क को तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये रिस्क कैसे कैलकुलेट होती है? क्या रिस्क भी रुपीस में कैलकुलेट होती है? क्या रिस्क परसेंटेज में कैलकुलेट होती है? जैसे रिटर्न तो परसेंटेज में निकल सकता है कि 25% का रिटर्न मिलेगा, 20% का रिटर्न मिलेगा। क्या रिस्क भी परसेंटेज में निकलती है कि 12% की रिस्क है, 18% की रिस्क है, 30% की रिस्क है? ऐसा होता है क्या? या रिस्क रुपीस में निकलती है, या रिस्क किलोमीटर में निकलती है कि 5 किलोमीटर की रिस्क है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5 किलोमीटर की रिस्क? ऐसा होता है क्या? या इन्फोसिस में है जो 7 मीटर की रिस्क है? नहीं। तो कैसे होता है, रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिटर्न को कैलकुलेट करने का तरीका है, रिटर्न परसेंटेज में निकल सकता है, रुपीस में निकल सकता है, बट हाउ कैन वी कैलकुलेट रिस्क? रिस्क को कैलकुलेट करने के, अच्छा, बिना रिस्क को कैलकुलेट किए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। केवल रिटर्न के बेसिस पर तो हम डिसाइड नहीं करेंगे कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, हमें रिस्क को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बात यहां पर आती है कि रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट रिस्क? रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए किस कंपनी में कितनी रिस्क है, ज़्यादा रिस्क है, कम रिस्क है, एवरेज रिस्क है, इसको कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे आप रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हो। और रिस्क को कैलकुलेट करने की एक टेक्निक लिवरेज एनालिसिस भी है। मीन्स ये जो चैप्टर दे रखा है लिवरेज एनालिसिस, ये रिस्क को कैलकुलेट करने के काम आता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रिस्क को, रिस्क की कैलकुलेशन कैसे होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने लिवरेज पढ़ लिया बस अब आप रिस्क के बादशाह हो गए, क्या बता किसके रिस्क निकालूं, है ना? रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए एक टेक्निक है, और भी टेक्निक्स है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स है, ये एक टेक्निक है
इससे भी रिस्क कैलकुलेट होती है, और भी टेक्निक्स है उनसे भी कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो लिवरेज एनालिसिस रिस्क को कैलकुलेट करने के काम आता है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं रिस्क, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, रिस्क, ये जो चैप्टर है लिवरेज एनालिसिस, ये कहता है कि रिस्क को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो तरह की रिस्क होती है, एक बिजनेस में दो तरह की रिस्क होती है। एक रिस्क होती है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग रिस्क, और एक रिस्क होती है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। कौन कौन सी रिस्क होती है? एक होती है ऑपरेटिंग रिस्क और दूसरी होती है फाइनेंशियल रिस्क। एक और रिस्क होती है, उसको कहते हैं कंबाइंड रिस्क। इन दोनों को मिला के क्या हो गई? कंबाइंड रिस्क। हमने रिस्क को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक रिस्क जिसका नाम है ऑपरेटिंग रिस्क, सेकंड जिसका नाम है फाइनेंशियल रिस्क, एंड थर्ड जिसका नाम है कंबाइंड रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और कंबाइंड रिस्क। व्हाट इज ऑपरेटिंग रिस्क? देखो, जो बिजनेस के एक्सपेंडिचर होते हैं, बिजनेस के एक्सपेंडिचर, जो बिजनेस के एक्सपेंडिचर खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। मटेरियल का एक्सपेंडिचर, लेबर का एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर, सैलरी का एक्सपेंडिचर, है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंडिचर, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, दुनिया भर के खर्चे होते हैं, राइट। हम सारे एक्सपेंसेस को अब अगर हमें रिस्क को समझना है तो पहले एक्सपेंसेस को समझना पड़ेगा, ठीक है। हम सारे एक्सपेंसेस को, ऑल एक्सपेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। हम सारे खर्चे को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और दूसरे होते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं हम उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, डेप्रीसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, पावर की कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट है। एक होते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का बेसिकली मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, इंटरेस्ट क्या है? फाइनेंशियल कॉस्ट। मतलब आपके फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से एराइज हुआ है। आप अगर डिबेंचर से पैसा अरेंज कर रहे हो, अगर आप लोन से पैसा अरेंज कर रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट देना है। आपने पूरा पैसा इक्विटी शेयर से अरेंज कर लिया, डिबेंचर इशू ही नहीं किए, लोन लिए ही नहीं, तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत ही नहीं, इंटरेस्ट लगा ही नहीं। बिजनेस तो है बट इंटरेस्ट नहीं लगा। आपने कुछ पैसा डिबेंचर से अरेंज किया, कुछ पैसा लोन से अरेंज किया है, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं इनको अगेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इन सबको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस और दूसरा होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। क्या आइडिया है थोड़ा बहुत आपको? वेरिएबल एक्सपेंसेस और एक होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब वो सारे एक्सपेंडिचर which is directly related to activity, which is directly related to output, which is directly related to sales. सेल्स होगी तो खर्चा लगेगा, सेल्स नहीं होगी तो खर्चा भी नहीं लगेगा। जैसे मटेरियल की कॉस्ट,
लेबर की कॉस्ट। जैसे जैसे सेल्स चेंज होगी वैसे वैसे खर्चा भी चेंज होगा। सेल्स आधी हो गई तो खर्चा भी आधा हो गया, सेल्स डबल हो गई तो खर्चा भी डबल हो गया, सेल्स जीरो हो गई तो खर्चा भी जीरो हो गया, है ना। वेरिएबल कॉस्ट। एक होता है फिक्स कॉस्ट जिसका सेल्स से कोई लेना देना नहीं। सेल्स आधी हो गई तो भी खर्चा उतना का उतना, सेल्स डबल हो गई तो भी खर्चा उतना का उतना, सेल्स जीरो हो गई तो भी खर्चा उतना का उतना। उन सारे एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब जो सेल्स के प्रोपोर्शन में चेंज होता है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस का मतलब जो चेंज नहीं होते। सेल्स चेंज हो जाए, डबल हो जाए, आधी हो जाए, जीरो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खर्चा उतना का उतना रहेगा, हम उनको कहते हैं फिक्स्ड। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का मतलब मैंने आपको क्या बताया? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट भी क्या होता है पता है? फिक्स्ड। आपने अगर लोन ले लिया, आपने डिबेंचर इशू कर दिए, अब उसका फिक्स इंटरेस्ट है। आपकी सेल्स है नहीं है, पैसे यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, इंटरेस्ट तो चलता रहेगा। आपको जैसे ही मंथ एंड होता है, ईयर एंड होता है, इंटरेस्ट देना ही है, चाहे बिजनेस चले चाहे नहीं चले। ठीक है। अब तो एक्सपेंसेस दो तरह के, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो तरह के, एक होता है वेरिएबल और एक होता है फिक्स्ड। और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि फिक्स्ड होता है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट भी कहते हैं। फाइनेंशियल कॉस्ट है, इंटरेस्ट, और ये फिक्स्ड है, इसलिए इसको क्या कह सकते हो? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। पता है बिजनेस में रिस्क का सबसे बड़ा रीजन क्या है? बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया कोरोना के टाइम, कोविड के टाइम समझ में आ गया। कोविड के टाइम बहुत सारी दुकानें बंद हो गई। क्यों? कोविड के टाइम दुकान बंद थी तो बिजनेस तो था ही नहीं, कुछ सेल्स थी ही नहीं। एक आधे घंटे के लिए दुकान खोलनी पड़ती थी, वो भी कुछ जने खोलते थे कुछ जने नहीं खोलते थे। मगर आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कंटिन्यूसली लग रही है। रेंट लग रहा है, दुकान बंद पड़ी है, रेंट लग रहा है, जो स्टाफ रखे हुए भले वो घर पे बैठे, सैलरी तो देनी है, सैलरी लग रही है, रेंट लग रहा है, मिनिमम जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है वो आ ही रहा है। बहुत सारे बिजनेस बंद इसी वजह से हो गए कि पता नहीं ये टाइम कितने टाइम चले। 4 महीना चलेगा कोविड, 6 महीने चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, तब तक क्या करेंगे? नुकसान चलता जा रहा था क्योंकि सेल्स नहीं थी, सेल्स जीरो। हाँ सेल्स जीरो तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो, यस, बट फिक्स कॉस्ट तो लगी रही है। फिक्स कॉस्ट तो देनी ही देनी है, रेंट देना ही देना है, सैलरी देनी ही देनी है। हटा तो नहीं सकते हो, पता नहीं 2 महीने बाद स्थिति वापस ठीक हो जाए, 3 महीने बाद स्थिति ठीक हो जाए, आपको क्या पता कि स्थिति कब ठीक होगी। तो बहुत सारे बिजनेस बर्बाद हो गए, और उसको बर्बाद होने का जो मेन रीजन था वो था फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बिजनेस में रिस्क क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस चले नहीं चले, फिक्स कॉस्ट तो देनी ही देनी है नहीं। वेरिएबल कॉस्ट से रिस्क नहीं आती, वेरिएबल कॉस्ट से नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो तभी लगेगी जब सेल्स होगी, अगर सेल्स ही नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। बट फिक्स कॉस्ट तो आपको देनी है, चाहे सेल्स हो चाहे नहीं हो। फिक्स कॉस्ट से आपको नुकसान हो सकता है, मतलब फिक्स कॉस्ट से आपको रिस्क है कि अगर बिजनेस नहीं चला। अच्छा, कोविड के टाइम पे भी पता है कौन से बिजनेस ज्यादा सरवाइव कर गए? जिसकी घर की दुकान थी और ज्यादा स्टाफ नहीं था, खुद ही बिजनेस कर रहे हैं, 2 4 भाई है वही लगे हुए हैं दुकान पे, तो उनको जरूरत ही नहीं थी, ज्यादा स्टाफ भी नहीं था, और दुकान भी घर की, फैक्ट्री भी घर की, तो किराया भी नहीं देना था। उन्होंने कहा ठीक है कोविड चल जाए को चल जाए, वो मस्ती में थे, कोई दिक्कत नहीं। 4 महीने कोविड चले, साल भर कोविड चले, कोई दिक्कत नहीं, चलो मुनाफा नहीं हुआ मगर नुकसान भी नहीं हो रहा है, घर की दुकान है। तो जो फिक्स कॉस्ट है ये लॉस का सबसे बड़ा रीजन है। अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ये लॉस कर देगा। सेम ऐसा ही फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ में,
और सेम ऐसा ही फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी कंटिन्यूसली चलता रहता है, चाहे बिजनेस चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो। आपने ढेर सारा लोन ले लिया और फिर बिजनेस कर रहे हो, कितनी रिस्क है। बिजनेस नहीं चला तो ब्याज तो देना ही है। और एक आप सोचो कि आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो मगर पूरे पैसे आपके घर के हैं, कहीं से लोन ले लाने की आपको जरूरत नहीं पड़ी, पूरा पैसा आपका खुद का लगा हुआ है, घर का पैसा लगा हुआ है। बिजनेस नहीं चला, प्रॉफिट कम हुआ, किसी को इंटरेस्ट तो नहीं देना है क्योंकि पैसे घर के ही है, प्रॉपर्टी खुद की है, रेंट किसी को देना नहीं। तो जिनका घर का पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, जिनका खुद की प्रॉपर्टी है, रेंट वगैरह नहीं है, आप सोचो वो बिजनेस बहुत रिस्क फ्री है कि मान लो सेल्स कम भी हो गई तो प्रॉफिट ही कम होगा, नुकसान नहीं होगा, या होगा तो भी बहुत थोड़ा नुकसान हो सकता है, ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। तो बिजनेस में रिस्क का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट दो तरह की है, एक है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट की वजह से जो रिस्क अराइज होती है, ये रिस्क यहां पर हमें दे रखी है। एक होती है ऑपरेटिंग रिस्क, इट अराइज ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जितने ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होंगे, मान के चलो आपका बिजनेस रिस्क पे है, सेल्स कम हुई नहीं, आप बर्बाद हुए नहीं। फाइनेंशियल रिस्क, इट इज ड्यू टू इंटरेस्ट। और कंबाइंड रिस्क, इट इज ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। कंबाइंड रिस्क मतलब ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क का कंबाइन करके। तो ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और कंबाइंड रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से, फाइनेंशियल रिस्क इंटरेस्ट की वजह से, और कंबाइंड रिस्क इन दोनों की वजह से। तो हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर में रिस्क को कैलकुलेट करने वाले, और हमने रिस्क को क्या किया, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और कंबाइंड रिस्क। करेक्ट। ऑपरेटिंग रिस्क का रीजन क्या, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट समझ गए, रेंट, सैलरी, मतलब बिजनेस ऑपरेशन में जो भी फिक्स खर्चे। अच्छा, हम यहां पर ये एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं, क्या एजम्पशन है पता है, कि ऑल एक्सपेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड। हमें यहाँ पर अलग अलग एक्सपेंडिचर नहीं देंगे, हमें यहाँ पर ये नहीं देंगे मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, रेंट, सैलरी, अब उसको बैठे बैठे अलग करो, नहीं, हमें वो अलग करके ही देंगे। हमें वो अलग करके देंगे कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। तो बिजनेस में रिस्क का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है फिक्स कॉस्ट, जो कि दो तरह की होती है। फिक्स कॉस्ट दो तरह की होती है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से जो रिस्क है बिजनेस में, उस रिस्क को हम कहते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। और इंटरेस्ट की वजह से जो रिस्क है, हम उसको कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। और इन दोनों की वजह से जो रिस्क है, हम उसको कहते हैं कंबाइंड रिस्क। क्लियर। तो तीन तरह की रिस्क होती है, तीन तरह की रिस्क को हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। मतलब हम यहाँ पर जैसे अभी बताया था मैंने आपको कि रिस्क कैलकुलेट करने वाले रिलायंस की, एचडीएफसी, तो यहाँ पर रिस्क भी हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग रिस्क अलग, फाइनेंशियल रिस्क अलग और कंबाइंड रिस्क अलग। रिस्क भी अलग अलग कैलकुलेट करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑपरेटिंग रिस्क कितनी है, फाइनेंशियल रिस्क कितनी है, कंबाइंड रिस्क कितनी है, एचडीएफसी की कितनी है, एचयूएल की कितनी है, रिस्क भी अलग अलग तरह की। ठीक है। ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस चैप्टर में दे रखा है ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस चैप्टर में दे रखा है फाइनेंशियल लिवरेज। और कंबाइंड रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस चैप्टर में दे रखा है कंबाइंड लिवरेज।
इस पूरे चैप्टर में 3 लिवरेज दे रखे हैं, 3 रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा बेसिक। अब बात यहां पर ये आती है कि ये लिवरेज क्या है। पहले कभी नाम सुन रखा है क्या आपने, लिवरेज? नहीं। व्हाट इज लिवरेज? लिवरेज है क्या? लिवरेज, व्हाट इज लिवरेज? फिर अपन बात करेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज की। ठीक, लिवरेज क्या है, लिवरेज का मतलब क्या? आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, कभी ना कभी थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। मैं एफएम की बात नहीं कर रहा, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा एक लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। डिमांड लॉ की भाई प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है ना। फिर लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसके बाद आपने पढ़ा होगा एक एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें अलग अलग तरह की एलास्टिसिटी थी, प्राइस एलास्टिसिटी, इनकम एलास्टिसिटी, बहुत सारी तरह की एलास्टिसिटी थी। अगर मैं वहां बात करूं प्राइस एलास्टिसिटी, प्राइस एलास्टिसिटी कुछ फॉर्मूला याद है क्या उसका? फॉर्मूला याद है आपको? प्राइस, बिल्कुल, प्राइस एलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये प्राइस एलास्टिसिटी का फॉर्मूला था। बेसिकली प्राइस एलास्टिसिटी होता क्या है? प्राइस एलास्टिसिटी दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जिसमें से एक फैक्टर होता है प्राइस और दूसरा फैक्टर होता है डिमांड। एक फैक्टर क्या है? प्राइस, और एक फैक्टर क्या है? डिमांड। मान लेते हैं कि प्राइस एलास्टिसिटी को आपने कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू आती है, मान लेते हैं 2। मान लो इसकी वैल्यू 2 आती है। इस 2 का मतलब क्या? इस 2 का मतलब यह है कि अगर प्राइस में 1% का चेंज होता है तो डिमांड में 2% का चेंज होगा। प्राइस एलास्टिसिटी अगर 2 है, मतलब अगर प्राइस में 1% का चेंज होता है तो डिमांड में 2% का चेंज होगा। अगर मान लो प्राइस में 10% का चेंज होता है तो डिमांड में 20% का चेंज होगा। मतलब प्राइस में जितना चेंज होगा उससे डबल परसेंटेज डिमांड में चेंज होगा, अगर प्राइस एलास्टिसिटी 2 है तो। करेक्ट? पता है इन दोनों में ये जो डिमांड, दो फैक्टर, एक तो है फैक्टर प्राइस और एक फैक्टर है क्वांटिटी डिमांड। इन दोनों में ये जो प्राइस है ना, इट इज इनडिपेंडेंट। ये क्या है? इंडिपेंडेंट फैक्टर। और ये जो क्वांटिटी डिमांड है ना, मतलब डिमांड, इट इज डिपेंडेंट फैक्टर। डिपेंडेंट फैक्टर मतलब यहां पर प्राइस इंडिपेंडेंट है और डिमांड डिपेंडेंट है। मतलब जब प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज होगा, प्राइस में चेंज तो डिमांड में चेंज। प्राइस क्या हो गया? प्राइस इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया और डिमांड क्या हो गया? डिपेंडेंट फैक्टर हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और आता है जैसे इनकम एलास्टिसिटी। इनकम एलास्टिसिटी, उसमें क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन इनकम, यहां पर भी दो फैक्टर है। एक फैक्टर क्या है? डिमांड। दूसरा फैक्टर क्या है? इनकम। यहां पर जो इनकम है वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है और जो डिमांड है वो डिपेंडेंट फैक्टर है। डिमांड इज डिपेंडेंट और इनकम इज इंडिपेंडेंट।
अगर मैं यहां से प्राइस हटा दूं, यहां से इनकम हटा दूं, केवल एलास्टिसिटी की बात करूं, इसका मतलब ये एलास्टिसिटी है क्या? एलास्टिसिटी दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताती है, जिसमें एक फैक्टर होता है डिपेंडेंट और दूसरा फैक्टर होता है इंडिपेंडेंट। मतलब एलास्टिसिटी को अगर मैं बात करूं कि क्या कैलकुलेट कर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर। परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर। ये जो एलास्टिसिटी है, बेसिकली लिवरेज भी यही है। लिवरेज मतलब लिवरेज क्या है? दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जिसमें से एक फैक्टर होता है डिपेंडेंट और दूसरा फैक्टर होता है इंडिपेंडेंट। फॉर्मूला क्या हो गया लिवरेज का? परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर। बहुत इजी। ये लिवरेज का बेसिक फॉर्मूला है। दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जिसमें से एक फैक्टर होता है डिपेंडेंट और दूसरा फैक्टर होता है इंडिपेंडेंट। तो आप ये नोट कर लीजिए, लिवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर। अब इस पूरे चैप्टर में एक इनकम स्टेटमेंट बनेगा। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, हमें उसको आराम से समझना है, ठीक है? फिर हम लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज की कैलकुलेशन समझेंगे। ये एक बार समझने के बाद में फिर हमें केवल क्वेश्चन ही करने हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना? तो एक इनकम स्टेटमेंट बनता है। जैसे अकाउंट्स में आप प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट बनाते हो। कॉस्टिंग अगर आपने पढ़ी है तो उसमें कॉस्ट शीट बनती है ना? तो यहाँ पर FM में एक इनकम स्टेटमेंट बनता है। इनकम स्टेटमेंट बनता है, हाँ। कॉस्टिंग में जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने बनाया होगा ना इनकम स्टेटमेंट, हाँ कुछ वैसा ही। वो तो थोड़ा छोटा था, ये थोड़ा बड़ा बनता है, ठीक है? यस, करेक्ट। तो इनकम स्टेटमेंट बनता है। कैसे बनता है इनकम स्टेटमेंट? सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें सेल्स। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेल्स को लिखते हैं। सेल्स, जो भी आपकी सेल्स है, सबसे पहले क्या लिखोगे? सेल्स को। सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है, हम उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है? इसमें से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। यहाँ फिक्स कॉस्ट का मतलब है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। वैसे तो इंटरेस्ट भी फिक्स्ड है, बट ये यहाँ पर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। लिखने की जरूरत नहीं है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, केवल फिक्स कॉस्ट लिखते हो तो भी एक ही मतलब है। यहाँ से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं, जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं EBIT। क्या कहते हैं? EBIT मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या कहते हैं? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट को। हम इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट को माइनस करने से जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं
अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं टैक्स। टैक्स का मतलब हो गया नेट प्रॉफिट, इनकम टैक्स। टैक्स का मतलब क्या हो गया? इनकम टैक्स। जो भी रेट है वो टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स किस पे लगेगा? टैक्स लगेगा ईबीटी पर। जितना ईबीटी है उस पर टैक्स लगेगा। मान लो जैसे ईबीटी हो गया सपोज 1 लाख रुपए, और टैक्स की रेट है मान लो 30%। तो 30% किसका? 1 लाख रुपए का। ईबीटी जो है उस पर टैक्स लगेगा इनकम टैक्स। और ये आपका बन गया नेट प्रॉफिट। क्या आ गया आपको? नेट प्रॉफिट आ गया। ये नेट प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट मान लेते हैं एक बार के लिए कि प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं। एक बार ये मान लेते हैं नो प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट किसका हो गया? इक्विटी शेयर होल्डर का हो गया। अगर मैं इस नेट प्रॉफिट में डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। क्या मिल जाएगा? अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। सबसे पहले क्या लेते हैं इनकम स्टेटमेंट में? सेल्स। सबसे पहले क्या लेते हैं? सेल्स लेते हैं। सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन करके ही देंगे। आपको क्लासिफाई नहीं करना है कि कुछ खर्चे दिए हैं बताओ कौन सा वेरिएबल है और कौन सा फिक्स, ऐसा नहीं। आपको सब अलग अलग करके देंगे। आपको तो टोटल दे रखी होगी वेरिएबल कॉस्ट इतनी, फिक्स कॉस्ट इतना, ठीक है। तो सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो रिजल्ट आएगा कंट्रीब्यूशन। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो रिजल्ट आएगा ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, ये जो ईबीआईटी है ना, इस ईबीआईटी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, ईबीआईटी, ठीक है। इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट को, तो रिजल्ट आता है ईबीटी। इसमें से माइनस करते हैं टैक्स को, तो रिजल्ट आता है नेट प्रॉफिट। इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा अर्निंग्स पर शेयर। बिल्कुल आप लोग इसको बना लीजिए। ठीक है, ओके। अब इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको यहां पर क्या क्या समझना है? सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो कंट्रीब्यूशन आता है। अच्छा, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये सेल्स के प्रोपोर्शन में चेंज होती है। मतलब जैसे जैसे सेल्स चेंज होगी वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंट्रीब्यूशन भी जैसे जैसे सेल्स चेंज होगा वैसे वैसे कंट्रीब्यूशन चेंज होगा, करेक्ट। मान लेते हैं आपकी सेल्स है 1 लाख रुपए। आपकी सेल्स कितनी है? 1 लाख। और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है मान लेते हैं 60,000। थोड़ा इनकम स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी और नॉलेज लेते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए आपकी सेल्स है, 60,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? आपका कंट्रीब्यूशन हो गया 40,000। अगर आपकी सेल्स मान लेते हैं सपोज 2 लाख रुपए हो जाए, सेल्स डबल हो जाए, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वही है जो सेल्स के प्रोपोर्शन में चेंज होती है। तो जो 60,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी वो डबल हो जाएगी, 1,20,000 हो जाएगी। तो आपका कंट्रीब्यूशन भी डबल हो जाएगा, 80,000। मान लेते हैं सेल्स 1 लाख से आधी हो गई, सपोज सेल्स आपकी हो गई 50,000, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी आधी हो जाएगी, 25,000, करेक्ट। मतलब सेल्स डबल,
वेरिएबल कॉस्ट भी डबल, सेल्स हाफ, वेरिएबल कॉस्ट भी हाफ। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें कंट्रीब्यूशन के बारे में समझना। सेल्स 1 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 40,000। ये जो 60,000 वेरिएबल कॉस्ट है, ये सेल्स का कितना परसेंटेज है? 60% है ना। सेल्स 1 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 60,000, इसका मतलब है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का 60% है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का 40% है। सेल्स का 60% वेरिएबल कॉस्ट, मतलब सेल्स का 40% कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तभी तो कंट्रीब्यूशन आएगा। तो अगर सेल्स का 60% वेरिएबल कॉस्ट है तो 40% कंट्रीब्यूशन हुआ, है ना। अब देखो, भली सेल्स अगर आधी हो गई, सेल्स आधी हो गई तो वेरिएबल कॉस्ट भी आधी। 60,000, 1 लाख की सेल्स से 50,000 हो गई तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हुई? आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी यहां पर हो गई 30,000। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? आपका कंट्रीब्यूशन हो गया 20,000। सेल्स आधी हो गई, वेरिएबल कॉस्ट भी आधा हो गया, कंट्रीब्यूशन भी आधा हो गया। अभी भी आप देखोगे तो सेल्स कितनी है? 50,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 30,000। 30,000 50,000 का 60% है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है, और कंट्रीब्यूशन 20,000 है जो कि 50,000 का 40% है। अगर सेल्स का 60% वेरिएबल कॉस्ट है तो मतलब 40% कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, मान लो अगर यहां पर सेल्स 1 लाख है और वेरिएबल कॉस्ट 80,000 होती तो कंट्रीब्यूशन कितना होता? कंट्रीब्यूशन 20,000 होता। अब यहां पर वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंट है? 80% है। यहां पर वेरिएबल कॉस्ट अब 80% है, इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट हो गया? 20%। तो वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज और कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज दोनों मिलकर 100% होता है। क्या समझ में आया? कि वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज और कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज मिलकर 100% होते हैं। मान लो आपको कहीं लिखा हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 75% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का 25% हुआ। 75% वेरिएबल कॉस्ट, तो 25% बचा हुआ, जो 25% है वो कंट्रीब्यूशन। मान लो दिया हुआ है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का 90% है, तो बचा हुआ 10% कंट्रीब्यूशन। मान लो दिया हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 65% है, तो बचा हुआ 35% कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज और कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज दोनों मिलके 100%। ये जो कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज है ना, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं पीवी रेशियो। क्या कहते हैं? पीवी रेशियो। पूरा नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, हम उसको पीवी रेशियो कहते हैं। तो जैसे अभी यहां पर हमने एग्जांपल लिया, 1 लाख रुपए सेल्स, 60,000 वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन 40,000। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है तो कंट्रीब्यूशन सेल्स का 40% है। तो ये जो 40% है इसको हम पीवी रेशियो कह सकते हैं। कंट्रीब्यूशन सेल्स का 40% है तो 40% इज कॉल्ड पीवी रेशियो। मान लो कंट्रीब्यूशन सेल्स का 30% है तो पीवी रेशियो 30% हो गया। पीवी रेशियो का मतलब होता है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना। हाँ बिल्कुल, आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ चुके हो, कोई बात नहीं, अपन इसको वापस से पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है उसको हम पीवी रेशियो कहते हैं। कंट्रीब्यूशन
डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 इक्वल्स टू पीवी रेशियो। क्लियर? चलिए इसके आगे बात करें फिक्स कॉस्ट। इस पर सेल्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेल्स चेंज होगी नहीं होगी ये उतना ही रहेगा। सेल्स चेंज भी हो जाए तो भी फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता है। इंटरेस्ट में चेंज नहीं होता है, चाहे सेल्स में कितना भी चेंज हो जाए। हाँ, टैक्स में चेंज होगा जैसे जैसे ईबीटी चेंज होगा। अगर ईबीटी चेंज हो जाए, ईबीटी डबल हो जाए, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स डबल हो जाए, तो टैक्स डबल हो जाएगा। क्योंकि टैक्स किस पे लगता है? ईबीटी पे लगता है। टैक्स की रेट होती है, जैसे मान लो टैक्स की रेट है 30%। अब मान लो आपका ईबीटी 1 लाख आ रहा है, तो 1 लाख का 30% आपका 30,000 टैक्स हो गया, और आफ्टर टैक्स 70,000 हो गया। ठीक है। अगर मान लो आपका ईबीटी डबल हो जाए, 2 लाख हो जाए, डबल इनकम तो डबल टैक्स, 2 लाख का 30% 60,000, तो आपका नेट प्रॉफिट 140 हो गया। तो अगर ईबीटी में चेंज होता है तो टैक्स में चेंज होगा, क्योंकि टैक्स ईबीटी पर ही लगता है। ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता, इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है, सेल्स के प्रोपोर्शन में चेंज होगा। और कंट्रीब्यूशन सेल्स का जितना परसेंटेज होता है उसको हम पीवी रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके। तो आज की ये जो क्लास है, वैसे तो 1.5 आवर की क्लास होगी हमारी रोज की, मगर आज फर्स्ट डे है तो आज आप पे ज़्यादा जुल्म नहीं करता हूँ मैं, थोड़ा ही पढ़ाता हूँ। और आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। कल वापस इसको आगे पढ़ेंगे। लिवरेज का इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो कल इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।